Good morning, class 8 students. Welcome to the online class of physics. Chapter is force and pressure. So students, हम लोग ये फर्स्ट वीडियो है फोर्स एंड प्रेशर पे हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे फोर्स के बारे में कि ए पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पर इस डिफिनेशन से काम नहीं चलेगा, हम लोग को एक बेटर डिफिनेशन जानना पड़ेगा। वो डिफिनेशन हम सुनाते हैं। A force is an external physical cause which can change or tends to change the position of object, place of object, speed of object, direction of object, shape of object, etc. तो ये इफेक्ट्स हुए फोर्स के। फोर्स का डेफिनेशन हुआ। फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ कि फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है, प्लेस चेंज कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, फोर्स मूवमेंट कर सकता है। तो जैसे फोर्स लगा करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक क्रिकेट बॉल है, कोई बॉलर क्रिकेट बॉल फेंकता है तो क्या करते हैं, बॉलिंग करता है तो बैट्समैन उसको हिट करता है तो दुगुने तिगुने स्पीड से वो बॉल चली जाती है और बॉल एक डायरेक्शन से आ रहा है दूसरे डायरेक्शन में वो चला जाता है। तो यहाँ पे देखें कि क्रिकेट बॉल के साथ डायरेक्शन भी चेंज होता है और स्पीड भी चेंज होता है। रबर का गुड़िया है, उसको हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। रबर बैंड है, उसको हम लोग तानते हैं, खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। स्प्रिंग है, उसको हम लोग खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखा। साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा करके। तो अब हम लोग जानेंगे फोर्स के टाइप्स कितने हैं। फोर्स के टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट से लगता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से। जैसे हम लोग दरवाज़ा खींचते हैं, बंद करते हैं तो हम लोग फोर्स लगाते हैं तो दरवाज़ा खींच पाते हैं, बंद कर पाते हैं। किसी काट को खींचते हैं तो उसमें भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो काट खिंचाता है। या धकेलते हैं, ठेला को धकेलता है ठेला वाला तो ठेला चल पाता है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया जो कि हम लोग एक्चुअल कॉन्टैक्ट से लगाते हैं। द फोर्स अप्लाइंग बाई द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब फोर्स एट अ डिस्टेंस विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, डिस्टेंस से हो। द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है, वो एट अ डिस्टेंस होता है, उसमें टच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये कॉम्ब है, उसको रब करते हैं बाल में और उसके बाद उसको स्मॉल बाइट्स ऑफ पेपर के पास लाते हैं तो वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चार्ज रब करते हैं तो कॉम्ब में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और उस एक्यूमुलेशन के कारण उसमें अट्रैक्शन करने की पावर आ जाती है और वो अट्रैक्ट कर लेता है। इसको हम लोग डिटेल में क्लास 10 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, या इसी वीडियो में डाला हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट वीडियो है, उसमें आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहलाता है। मतलब चार्ज जिसमें एक्यूमुलेट हो जाए। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है, जिसमें चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, मोशन में होता है, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जब चार्ज एक्यूमुलेट जमा हो जाए एक जगह पे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट। तो एक्यूमुलेशन के कारण, चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण जो अट्रैक्शन पावर आता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कॉम्ब क्या है, स्मॉल बाइट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए कि ये पेन है, पेन को हम लोग छोड़ते हैं
ऊपर से, तो ये नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ क्यों आया? क्योंकि इसको अर्थ अट्रैक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें हैं सबको अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है ना। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें हैं सबको अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी चीज़ नीचे गिरता है, अर्थ के सरफेस पे आता है। अब जानिए फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स when an object move on another object, then between the contact surface a force is applied opposite to the motion of body is called frictional force and the phenomena is called friction. फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, काइनेटिक होता है। Friction force does not only depend on the nature of the surface in contact, it also depends whether something is moving over a surface or it is stationary. नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी नहीं होता है, मास पे भी डिपेंड करता है। द स्मूथर द सरफेस द लोअर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। When a force is applied to move a body, frictional force resists the movement. As the force increases, the frictional force also increases until the force applied becomes greater than the frictional force. Just as the force applied becomes greater than the frictional force, the body starts moving. फ्रिक्शनल फोर्स से जब ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई कर पाएंगे तब बॉडी मूव कर पाएगा। एंड एज द बॉडी स्टार्ट मूविंग द फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेज। इट इज एज थ्रू दो फ्रिक्शनल फोर्स has limited strength, and as long as the force applied does not cross this limit, frictional force flexes its muscles and acts like a bully. When the force applied manages to get past this limit, frictional force loses heart and becomes weaker. Remember two things in this context. A body start moving when the force applied is greater than the frictional force. Second, a static friction which acts when the body is stationary is greater than kinetic friction which acts when the body is moving. फ्रिक्शन फोर्स का वो अमाउंट जो बॉडी को रोक दे, मूव ना करने दे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, और जब बॉडी मूव करता है तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन कब हेल्पफुल होता है ये जानना है। फ्रिक्शन कब प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये जानना है। जैसे फ्रिक्शन हेल्पफुल होता है चलने में, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग स्लिप कर जाएगा, पैर चल नहीं पाएंगे, गाड़ी नहीं चला पाएंगे, तो लाइफ वुड बी क्वाइट इम्पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक। फॉर इंस्टेंस, इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द सोल्स ऑफ आवर फीट or shoes which allows you to walk comfortably. Without friction you would slip much as you do on a newly polished floor, a banana skin, or when someone spills water on the floor. Similarly, without friction between the tires and the road, vehicles would skid the way they do sometimes on wet roads. The brakes of the vehicle also works by friction. When the driver presses on the brake pedal, the brake shoe rub against a rough surface behind the wheels. This produces friction which slows down the wheels. When you write with a pencil, friction between the point of your pencil and the paper makes tiny particles of carbon rub off from the tip and leave a mark on the paper. It would be impossible to write without friction. Try writing on glass with a pencil. You require friction to light a match. If you strike a match on the smooth surface, it will not light. तो ये सब आपने देखा कि कब फ्रिक्शन हेल्पफुल होता है। अब हम लोग जानेंगे कब फ्रिक्शन प्रॉब्लम करता है। फ्रिक्शन मेक्स सरफेस वियर डाउन। द सोल्स ऑफ योर शूज गेट worn out due to friction. So do various machines parts which rub against each other. You can see for yourself how friction causes wearing down by rubbing an eraser first over paper,
and then over sandpaper. The sandpaper will wear down the eraser much faster because it is rougher. तो हम लोग पेपर पे जो रब करते हैं या फिर सैंड पेपर पे रब करते हैं, दोनों में अंतर है। पेपर पे कम घिसेगा इरेजर और सैंड पेपर पे ज़्यादा घिसेगा। फ्रिक्शन एनर्जी वेस्ट भी करता है। जैसे बाइसाइकिल हम लोग चलाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तब बाइसाइकिल चल पाता है। एयर भी फ्रिक्शन, एयर रेसिस्टेंस भी होता है। जैसे प्लेन एयर में उड़ता है तो उसको क्या है, एयर के साथ रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, एयर फ्रिक्शन उसको होता है। तो इस तरह से ये सब डिसएडवांटेजेस है, जिससे कि फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं। अब रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस फ्रिक्शन वेस्ट एनर्जी, wears down machines parts and causes heating, engineers always try to reduce friction. One way of reducing friction is to make the surfaces in contact smooth by polishing. Another way is oiling. Oil reduces friction by filling up the dents on the surfaces that move against each other in a machines. It also prevents direct contact between the surfaces by forming a film between them. Another way of reducing friction is to use ball bearing or roller bearings. Bearings come in many shapes and sizes and are used to reduce friction, especially when a rod rotates inside a hole. As in a bicycle wheel, the ones used between the wheel bar hub and the axle of a bicycle are small steel balls. The following activity will help to understand how ball bearings help reduce friction. तो हम लोग क्या करते हैं, चक्का जो होता है, चक्का उसमें हब रहता है और एक्सल रहता है, उसमें हम लोग फिट करते हैं बॉल बेयरिंग को। बॉल बेयरिंग लगा देने के बाद में इजीली मूव कर पाता है चक्का, व्हील जो है साइकिल का, और वो हो पाता है। टीवी ट्रॉली जो है उसके व्हील में भी बॉल बेयरिंग लगा रहता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो तरह का फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइड वो होता है जो स्लाइड करता है और रोलिंग वो रोल करता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और हम लोग हवा में जो उड़ता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसको ड्रैग बोलते हैं। तो हम लोग हवा में जो भी उड़ता है या पानी में जो भी चलता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका स्ट्रीम लाइन शेप होता है, स्ट्रीम लाइन बॉडीज होता है, जिसके कारण वो एयर को चीर पाता है और वो चल पाता है एयर में या पानी में। स्टीमर का देखते हैं ना, आगे में ऐसे बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे चिड़िया के मुंह के जैसा बना हुआ रहता है, मछली के मुंह के जैसा स्ट्रीम लाइन रहता है। प्लेन का देखते हैं आगे का पोर्शन स्ट्रीम लाइन रहता है, पूरा बॉडी में स्ट्रीम लाइन रहता है। आगे का पोर्शन चिड़िया के मुंह के जैसा रहता है, मछली के मुंह के जैसा रहता है, ताकि वो चीर के आगे निकल सके। फ्रिक्शन को इंक्रीज भी किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे शू और टायर, व्हीकल्स ऑफ टायर में हम लोग ग्रिप बनाते हैं, जिससे वो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, जिससे हम लोग अच्छे से चल पाते हैं। हैंडल ऑफ नाइफ का हम लोग ग्रिप बनाए रखते हैं, जिससे कि अच्छे से वो चल सके। अब जानिए मास और वेट में डिफरेंस। मास और वेट। वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अटैक्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट का डिफिनेशन क्या है? वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अटैक्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। वेट को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। वेट इज चेंजेबल प्लेस टू प्लेस। वेट चेंज करता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि स्मॉल जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज करता है। और जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 60 न्यूटन है,
अर्थ पे, तो उसको मून पे ले जाएंगे तो वो 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि मून का जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल जी जो है वो 1/6 ऑफ अर्थ है। तो 1/6 से मल्टीप्लाई होगा 60 न्यूटन में, तो 10 न्यूटन रह जाएगा। और मास, द मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। द मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। मास इज मेजर्ड बाई फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस। इट्स यूनिट इज केजी। वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन है, क्योंकि वेट फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम में मास इंटू एक्सिलरेशन। तो और वेट मास जो है डज नॉट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। मास चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करता है, वेट प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। पोल पे कुछ और होगा, इक्वेटर पे कुछ और होगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों जगह पे जी डिफरेंट होता है। तो ये मास और वेट में डिफरेंस था। मास और वेट का कॉन्सेप्ट था। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन है। एफ इज इक्वल टू एम ए हम लोग फाइंड करेंगे। एक्सीलरेशन के बारे में जानते हैं ना आप लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं, या डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्टेंस जब स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हो, किसी निश्चित डायरेक्शन में हो, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हुआ वेलोसिटी। अ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, अगर वेलोसिटी घटता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मास का यूनिट होता है केजी। तो फोर्स का यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से फोर्स के बारे में हो गया। अब हम लोग जानते हैं प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, है ना। एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे और एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। और फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे, एरिया कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर का यूनिट होता है क्या? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोल सकते हैं, पास्कल। प्रेशर एवरीडे एग्जाम्पल क्या है प्रेशर का? You know why the cutting edge of implements like blades, axes and knives are made sharp, and why pins and needles have sharp points. However, just as it is desirable to increase pressure in some situations, it is necessary to reduce it in others. Imagine what would happen if someone wearing tried to walk on sand or snow. The weight of the whole body acting on a small area would give rise to a high pressure, making the foot sink into the sand or snow. This is why skis are long and flat. By increasing the area over which the weight of the body acts, they reduce pressure, helping the skier slide over snow. Sometimes, similarly, the fact that camels have large feet help them walk over sand. हम लोग जानते हैं ना, रोड जो जितना भारी ट्रक होगा, जितना भारी व्हीकल होगा, उसका
चक्का जो होगा, व्हील जो होगा वो उतना ही फ्लैट होगा, ताकि तो रोड को तोड़े ना। चक्का उतना ही चौड़ा होगा व्हील, या अगर चौड़ा चक्का नहीं मिलता है तो 2 चक्का लगा हुआ होगा। देखते हैं ना ट्रक में या बस में पीछे में डबल डबल चक्का एक साइड में रहता है। इसके लिए रहता है कि वो प्रेशर को डिक्रीज करें। प्रेशर लिक्विड भी एग्जर्ट करता है ना। प्रेशर exerted on the base of the container is the weight of the liquid divided by the area of the base। अपने लिक्विड जिस कंटेनर में रखा रहता है उसको वो उस कंटेनर में चारों तरफ से वो वेट प्रोड्यूस करता है, प्रेशर प्रोड्यूस करता है। प्रेशर exerted by liquid increases with depth। The liquid exerts the same pressure in all direction at a given depth। लिक्विड प्रेशर को मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। अब जानिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ ब्लैंकेट है एयर का। एयर में मास होता है, ये अट्रैक्ट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। सो एयर एक्सर्ट करता है मोर प्रेशर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक कैन है ठंडा का, जो ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स का जो कैन आता है उसमें आप उसको आप खाली कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उसके बाद उसको गर्म कीजिए। बहुत सारा उसका क्या होगा कि पानी वो वेपोराइज होकर के बाहर चला जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, और ये कुछ वेपोराइज होकर के रह जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसको ठंडा कीजिए। जैसे ही आप ठंडा करेंगे तो जितना भी अंदर का वेपर है वो सिकुड़ेगा, ठंडा होकर के सिकुड़ जाएगा, पानी में फिर बदल जाएगा। पानी में बदलेगा तो अंदर में प्रेशर वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस कंडीशन में ज़्यादा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, कैन जो है वो पिचक जाएगा। हम लोग हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हम लोग को एक स्पेशल सूट होता है, वो पहन करके जाते हैं। अगर स्पेशल सूट पहन करके ना जाएं तो क्या होगा, हाई अल्टीट्यूड पे एयर प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अंदर का प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी नर्व्स के वेन के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेन फट जाएगा और डेथ हो सकता है। इसलिए एक विशेष तरह का स्पेशल टाइप का सूट होता है जिसको पहन करके माउंटेनियर माउंटेन पे चल पाते हैं। तो इस तरह से हुआ। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा वो आप मेरे से शेयर करेंगे, वो मैं दूर करूँगा। ओके, थैंक्स।